हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 5 मार्च के आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। इस सेशन में हम लोग 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। 2 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो झारखंड बजट से संबंधित है, बाकी अन्य प्रश्न। एक सेक्शन है जिसमें हम लोग हर दिन रिवाइज करते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में प्रश्नों को, पुराने प्रश्नों को वैसे रिवाइज भी करेंगे जल्दी से। और एक अभ्यास प्रश्न भी सेशन के अंत में आपके लिए होता है, ये आज भी है, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका PDF बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे ज्वाइन कर लें। अगर ज्वाइन नहीं किया है आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वरना t.me झारखंड _अपडेट के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कर URL। और ट्विटर अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका URL @JHAR_update है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं तब आज के 5 मार्च के सेशन को। और बहुत जल्द झारखंड बजट पे जो स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो होगा वो भी बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, और प्रश्न था झारखंड में बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए किस जिले में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन है दोस्तों इसके लिए खूंटी, रांची, धनबाद या चतरा। आपको बता दें इसका सही उत्तर है खूंटी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें झारखंड चूँकि पहाड़ी इलाका है तो अधिकतर भूमि यहाँ बंजर है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बंजर भूमि को हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी के तहत ये भी किया जा रहा है, जहाँ पे बंजर भूमि है वहाँ पे कांटेदार कैक्टस के पौधे लगाए जा रहे हैं। खासकर अभी खूंटी में इसका प्रायोगिक तौर पर शुरुआत की गई है, जहाँ हरा भरा करने के लिए बंजर भूमि को कांटा रहित कैक्टस की खेती किया जा रहा है। प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत खूंटी जिले में की गई है, जहां 157 हेक्टेयर भूमि पर लगभग ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। और केंद्र प्रायोजित इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो बंजर भूमि का सतत विकास करना है। और कांटा रहित कैक्टस की खेती से बंजर भूमि को नया जीवन मिलेगा, और साथ ही जो किसान इसे लगाएंगे उसे भी कई फायदा होगा। कैक्टस से कई तरह के जो उत्पाद हैं वो बना सकेंगे, इसके अलावा वो बेच सकेंगे, इसके अलावा आय के साधन भी उसके बढ़ जाएंगे, और इस तरह नया इनकम का स्रोत उनका बढ़ेगा। वैसे राज्य में लगभग 68% जो भूमि है वो अभी भी बंजर है, पहाड़ी इलाका होने के कारण। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में देख लेते हैं। नए प्रश्नों में चूँकि बजट आया है और बजट से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। 2 प्रश्न इसमें बजट से संबंधित है, जिसमें पहला प्रश्न है TAC की तर्ज पर निम्नलिखित में से किनके लिए परामर्शदात्री समिति के गठन की घोषणा बजट में की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए TAC की तर्ज पर परामर्शदात्री समिति बनाए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में TAC का गठन भी किया गया है फिर से, और उसी के तर्ज पे झारखंड में SC के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए एक परामर्शदात्री समिति के गठन की घोषणा इस 2025-26 के बजट में झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि अनुसूचित जातियों के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया है वो अनुसूचित जनजाति की तरह ही एक TAC का गठन किया जाएगा, और ये एक परामर्शदात्री समिति होगा जैसा कि TAC के तर्ज पर किया गया है। और इससे प्रभावशाली मॉनिटरिंग की जा सकेगी जो अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं उस पर, और साथ में अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित नए जो योजनाएं हैं या फिर नए सरकार को जो एडवाइजेस देना है इसके तहत किया जा सकेगा। प्रश्न नंबर 2 है झारखंड सरकार को सबसे ज़्यादा आय निम्नलिखित में से किस मद से यानी किस आइटम से होती है। केंद्रीय सहायता व अनुदान, विभिन्न स्रोतों से कर्ज, केंद्रीय कर या राज्य सरकार। आपको बता दें इसका सही उत्तर है केंद्रीय कर। सेंट्रल टैक्स जो है उससे झारखंड सरकार को
सबसे ज़्यादा आय होती है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस तरह का बनता है एग्जामिनेशन में, खासकर आप जेपीएससी जेएसएससी दे रहे हैं तो। और आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए, सरकार को जो सबसे ज़्यादा कमाई होती है टैक्स के रूप में या फिर इनकम के रूप में, वो कहाँ से होती है, और सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है सरकार का वो कहाँ होता है, यानी जो आय व्यय का ब्यौरा है उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। चूँकि सरकार की कमाई की बात कर रहे हैं हम लोग अभी आय व्यय की, तो सबसे पहले कमाई की बात कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, तो कई सारे सोर्सेस है झारखंड सरकार के, या कई सभी सरकारों की होती है, जिसमें से झारखंड में सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो केंद्रीय टैक्स में से आती है, जिसमें राज्य का हिस्सेदारी है, यानी स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स, जो 32.35% है, यानी लगभग 1/3 हिस्सा केंद्रीय टैक्स से आती है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि झारखंड सरकार को सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है, इनकम होती है, वो केंद्रीय टैक्स से होती है, यानी केंद्रीय कर से होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। इसके अलावा राज्य के टैक्स से होने वाली आय, यानी राज्य सरकार जो अपना टैक्सेस अलग अलग जगह पर लगाती है, उससे जो आय होता है वो लगभग 24.21% है। और गैर टैक्स से भी झारखंड सरकार को कमाई होती है। जो टैक्स झारखंड सरकार लगाती है, उसके अलावा कई तरह के गैर टैक्स होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह हो गया, या फिर लाभांश जो होता है वो सब गैर टैक्स में आता है, उससे भी सरकार को कमाई होती है, और 17.78% है लगभग ये। और विभिन्न स्रोतों से कर्ज, यानी लोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से 13.76 झारखंड सरकार के पास आती है। और केंद्रीय सहायता व अनुदान, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो असिस्टेंस सहायता देती है और जो ग्रांट देती है, वो उसमें भी 11.73% झारखंड सरकार को मिलता है लगभग, या उम्मीद है, चूँकि ये बजट है और सरकार ने ये आशा लगा रखी है कि ये मिलेगा। और अग्रिम व कर्ज की वसूली की बात करें तो रिकवरी ऑफ एडवांस एंड लोन्स, तो ये भी 0.17 के करीब है। तो इस प्रश्न में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो याद रखना है, केंद्रीय टैक्स से राज्य की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, लगभग 1/3 यानी 32.35%। अब थोड़ा खर्च भी देख लेते हैं, यानी सबसे ज़्यादा खर्च झारखंड सरकार कहाँ खर्च करने वाली है इस बजट के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा खर्च झारखंड सरकार करेगी समाज कल्याण में, यानी 17.47% जो बजट में बताया गया है वो झारखंड का खर्च होने वाला है समाज कल्याण में, जो कि 17.47% है। इसके अलावा शिक्षा पर 12.11% है, और ये जो अन्य सभी अलग अलग मद है उसमें इस तरह से प्रतिशत है, आप सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ होता है, इतना याद रखिए, बस काफ़ी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जगदीश महतो को झारखंड में किस रूप से जाना जाता था जिनका निधन हो गया है? ट्री मैन, लाइब्रेरी मैन, स्पोर्ट्समैन या फायरमैन? दोस्तों आपको बता दें कि ट्री मैन के रूप में जाने जाते थे जगदीश महतो, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बोकारो के रहने वाले थे, 65 वर्ष उम्र था, और ट्री मैन के रूप में जाने जाते थे। 2 मार्च 2025 को उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि केंद्रीय वन पर्यावरण सुरक्षा सह प्रबंधन समिति के वे अध्यक्ष थे। इसके अलावा लगभग 450 से अधिक वन सुरक्षा समितियों के गठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वन सुरक्षा आंदोलन के प्रतीक के तौर पर वे जाने जाते थे, और लगभग पिछले 40 वर्षों तक, यानी पिछले 40 वर्षों में वन सुरक्षा अभियान का उन्होंने नेतृत्व किया है। और सैकड़ों ऐसे गाँव हैं जहाँ लगभग जंगल समाप्त हो गया था, उन सभी गाँव में अब जंगल भर गए हैं, काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। उनका श्रेय भी जगदीश महतो को ही जाता है। इसके अलावा करीब 30 साल पहले पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा की भी शुरुआत की गई थी, और वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी झारखंड में। प्रश्न नंबर 4 है, पालतू जानवरों के लिए गैस आधारित शवदाह गृह की स्थापना झारखंड में पहली बार कहाँ किया गया है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो या देवघर? आपको बता दें कि गैस आधारित शवदाह गृह जो कि पालतू जानवरों के लिए है, वो जमशेदपुर में
शुरू किया गया है, टाटा के सहयोग से शुरू किया गया है। 1 मार्च 2025 को इसका उद्घाटन किया गया और पूर्वी भारत का यह पहला ऐसा सौदागृह है जो गैस आधारित सौदागृह है और ये पालतू जानवरों के लिए है। आपको बता दें कि टाटा स्टील की तरफ से मिली आर्थिक सहायता से सौदागृह को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य पालतू जानवरों को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई देना है या पर्यावरण की सुरक्षा, स्वच्छता और सम्मानजनक जो अंतिम विदाई है जानवरों को उसके लिए है, ताकि जो जानवर पालते हैं उनको कोई कठिनाई ना हो। यहाँ वहाँ शव को जो लोग फेंक देते हैं उससे बचा जा सकता है। सौदागृह में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सबसे सस्ता ईंधन के तौर पर यह देखा जाता है। इसके लिए जो शुल्क अदायगी है वो लगभग 3,000 रुपये है और 50 किलोग्राम से कम वजन वाले पालतू जानवरों की ही अंत्येष्टि इस सौदागृह में की जा सकेगी। वैसे बता दें कि पिछले वर्ष 2024 में दिल्ली में 9 जनवरी को इस तरह का एक सौदागृह का उद्घाटन किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, और ये पुस्तक लेखक से संबंधित है। प्रश्न है, गाडा टोला के लेखक या कवि कौन है जिनका विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए घासीराम, ऑप्शन बी पारुल पुखराज, ऑप्शन सी गणेश कुजूर या राही डूमरचीर। दोस्तों इसके कवि हैं या लेखक कह सकते हैं, कहानी संग्रह है ये, काव्य संग्रह है ये राही डूमरचीर। कई सारी कविताएं हैं इसमें, काव्य संग्रह है जिसके कवि कह सकते हैं कि राही डूमरचीर हैं और ये पाकुड़ के रहने वाले हैं और इसका विमोचन भी 2024 के अंतिम महीनों में किया गया था और इसके कवि हैं राही डूमरचीर, जो कि पाकुड़ निवासी है, झारखंड के युवा कवि हैं। काफ़ी चर्चा में पिछले कई दिनों से हैं ये, और इनकी पुस्तकों का अभी हाल ही में विमोचन किया गया है और कई पेपर में इनके पुस्तकों के बारे में विस्तार से देखने को पढ़ने को मिला है, इसलिए लगा कि इसे ज़रूर शामिल कर लिया जाना चाहिए, इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। काव्य संग्रह को राही डूमरचीर ने राजमहल से निकलने वाली बांसलोई नदी को समर्पित किया है, यानी वो चूँकि संथाल परगना क्षेत्र के हैं तो बांसलोई नदी को समर्पित है यह पुस्तक। खासकर आपको बता दें कि ये जो पुस्तक है काव्य संग्रह है, ये भी आदिवासियत पर है, यानी जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ जो चीज़ है, जो बातें हैं, जो कविताएं हैं, वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गाडा टोला काव्य संग्रह जो है वो धरती, प्रकृति और प्रेम विषय पर केंद्रित है और आदिवासी गीतों का भी केंद्रीय विषय है जो उसी पर आधारित है गाडा टोला नामक ये काव्य संग्रह। और इस काव्य संग्रह के जो बीज शब्द है जो ज़्यादातर यूज़ किया गया है, जो शब्द वो गाडा टोला है, बांसलोई नदी है, मांदर है और हड़िया है, और राजकमल प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। चलिए दोस्तों अब कुछ प्रश्नों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में। झारखंड हाईकोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव बने हैं 16वें मुख्य न्यायाधीश। झारखंड के किस भाषा के लिपि को गूगल ट्रांसलेट में जोड़ा गया है? संथाली भाषा को जोड़ा गया है गूगल ट्रांसलेट में। अब संथाली से हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है या हिंदी से संथाली में आसानी से गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से, जैसा कि अन्य भाषाओं में किया जाता है। डॉक्टर रमेश शरण जिनका निधन हो गया, निम्नलिखित में से क्या थे? दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर रमेश शरण एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे झारखंड के। झारखंड में गायों के संरक्षण के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? यह योजना है हमारी गौमाता हमारा दायित्व। झारखंड का कौन सा जिला पेट्रोलियम खनन पट्टा देने वाला देश का दूसरा जिला बन गया है? यह है बोकारो। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किस पंचायत में किया गया है? यह रांची के कोकोदोरा पंचायत से किया गया। JSAC यानी झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? यह है R रोनिता, एक IAS अधिकारी है जो यही है वर्तमान में JSAC के डायरेक्टर।
झारखंड के किस जिले में पुरी की तर्ज पर जगन्नाथ कॉरिडोर के निर्माण की पहल शुरू की गई है? रांची में इसका निर्माण किया जाएगा। पुरी की जो जगन्नाथ मंदिर है, कॉरिडोर है, उसी तरह का रांची में भी बनाया जाना है, जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर ही। 9वीं स्टेट थांगटा चैंपियनशिप में कौन जिला चैंपियन बना था? ये धनबाद जिला चैंपियन बना था थांगटा चैंपियनशिप में। यशवंत सिन्हा ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया है? ये अटल विचार मंच है। अटल विचार मंच के नाम से यशवंत सिन्हा ने राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। यशवंत सिन्हा जो विदेश मंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री भी रहे हैं, इन्होंने अटल विचार मंच नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। चलिए दोस्तों, अब अंत में एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। और आज का अभ्यास प्रश्न है, वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन कंपटीशन 2025 की वर्ल्ड ट्राइबल क्वीन की विजेता कौन बनी है? ऋचा तिर्की, पूजा लकड़ा, अभिजल कंडूलना या अलीशा गौतम उराव? इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।